नमस्कार। सभी सेमेस्टर्स में ये दिक्कत रहती है बच्चों को कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, कुछ में डिस्क्रिप्टिव आता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर किसी भी तरीके का आए, आप उसका जवाब दे सकें। तो इस वीडियो में भी हम कहानी द हंट, जो कि महाश्वेता देवी ने लिखी है, और हंट कहानी मैं पूरी अपलोड कर चुकी हूँ। आपको ये लिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहानी पूरी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम सभी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका क्वेश्चन पेपर जैसा भी हो, सभी क्वेश्चंस यहाँ होंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, देखिए, डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैरी ओरान। तो मैरी ओरान जो कि प्रोटैगोनिस्ट है इस कहानी का, उसका कैरेक्टर स्केच आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द हंट। तो द हंट कहानी की थीम आपको बतानी है। फिर थर्ड क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ महाश्वेता देवीज द हंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्रिटिकल एनालिसिस लिखिए महाश्वेता देवी की कहानी की। ये मैंने आपको इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड किए हैं उनमें भी क्रिटिकल एनालिसिस लिखवाया है। और अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस तैयार कर लेते हैं तो फिर आपके बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस अपने आप तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द प्लॉट ऑफ द हंट। तो द हंट कहानी का प्लॉट आपको डिस्कस करना है। प्लॉट का मतलब जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होती हैं वही आपको लिखनी है, सारी इंसिडेंट सीक्वेंस में लिखनी है। फिर क्रिटिकली समराइज द शॉर्ट स्टोरी द हंट। तो यहाँ पर समरी लिखनी है आपको द हंट की। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द हंट। तो द हंट कहानी में आदिवासी लोगों की जो समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं, उन पर एक नोट आपको लिखना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए, ये आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लैंग्वेज इन द हंट। अब ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये क्रिटिकल एनालिसिस जब आप लिखते हैं तो उसमें लैंग्वेज का भी एक पॉइंट डालते हैं। तो ये अब शॉर्ट आंसर टाइप में आपको वही एक पॉइंट पूछ लिया गया। डिस्कस द ओपनिंग ऑफ द हंट। द हंट कहानी कहाँ से शुरू होती है, उसकी ओपनिंग डिस्कस करनी है आपको, शुरुआत डिस्कस करनी है, बिगिनिंग कैसे होती है। तो कहानी आपने पढ़ी होगी तभी तो आप बता पाएंगे कि कहाँ से शुरू होती है कहानी। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। लंबा है वीडियो, लेकिन जब मैं टाइम डिवोट कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं। भाई, आपका एग्ज़ाम है, मेरा तो एग्ज़ाम था नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी द हंट। अब यहाँ जो कहानी है स्टोरी द हंट, उसका टाइटल आपको डिस्कस करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ द हंट। द हंट कहानी की थीम आपको बतानी है, विषय वस्तु क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्कस महाश्वेता देवी एज अ वॉइस ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो महाश्वेता देवी आदिवासी लोगों की आवाज़ हैं, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। उन्होंने आदिवासी लोगों के बीच रहकर काम किया और वहाँ जाके उनकी समस्याएं देखी और उन पर बहुत कुछ लिखा है महाश्वेता देवी जी ने। तो इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। डिस्कस द सेटिंग ऑफ द हंट। तो द हंट कहानी की सेटिंग आपको बतानी है कि कहाँ सेट है, किस एरिया में सेट है। फिर हु इज़ मैरी ओरान इन द हंट। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि मैरी ओरान प्रोटैगोनिस्ट है द हंट कहानी की। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बिहेवियर ऑफ द तहसीलदार। यहाँ तहसीलदार का बिहेवियर आपको बताना है। आपने अगर स्टोरी पढ़ी है, वो वीडियो देखा है, तो आप बता पाएंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द हंट। तो जो टाइटल है द हंट, उसकी इम्पोर्टेंस आपको बतानी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है टाइटल वाला। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन द प्रॉब्लम। ये पीपल मिसप्रिंट है, गलत छपा हुआ है किताब में, यहाँ आएगा प्रॉब्लम। राइट अ नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी जो वनों की कटाई हो रही है, ये समस्या है। एज डेलिनेटेड इन द हंट, इस कहानी में दिखाई गई है, वर्णन किया गया है उसका। तो आपको इस समस्या पर एक नोट लिखना है। तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो क्रिटिकल एनालिसिस का होता है। वो अगर तैयार है आपका तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। द हंट इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय महाश्वेता देवी। तो द हंट एक बहुत प्रभावोत्पादक विचारोत्पादक कहानी है जिसको कि महाश्वेता देवी ने लिखा है, एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गायत्री स्पिवाक, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, उनका पूरा नाम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का नाम। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन एन एंथोलॉजी कॉल्ड इमेजिनरी मैप्स। सबसे पहले ये कहानी जो प्रकाशित हुई थी एक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था इमेजिनरी मैप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा। ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन द बंगाली लैंग्वेज, और मूलतः ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी, तो ये फैक्ट भी आपको जानना ज़रूरी है। विद द टाइटल शिकार, तो बंगाली भाषा में इसका जो शीर्षक था वो क्या था, शिकार। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1995, और इसका प्रकाशन 1995 में हुआ। फिर देखिए प्लॉट, यानी कि इसकी जो कहानी है, कथानक, प्लॉट माने कथानक होता है। द स्टोरी फॉल्स इनटू 3 सेक्शंस, ये कहानी 3 भागों में विभाजित है। सेक्शन 1 एक्सप्लेन्स द पीसफुल ट्राइबल लाइफ। जो सेक्शन 1 है, पहला भाग है, उसमें शांतिप्रिय आदिवासी जीवन दिखाया गया है, ओवरटेकन बाय अ फ्यू एस्टेट ओनर्स एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। तो इस आदिवासी जीवन को ओवरटेकन माने हथिया लिया गया है, इस पर आधिपत्य जमा लिया गया है बाय अ फ्यू एस्टेट ओनर्स, यानी यहाँ की जो संपत्ति है इस पर एस्टेट ओनर माने उसके मालिक बने गए हैं, स्वामी बन गए हैं इस संपत्ति के, एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, और वो किस प्रकार से एक्सप्लॉयट करते हैं माने शोषण करते हैं, ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के लोगों का, यानी यहाँ की संपत्ति पर आकर कब्जा कर लेते हैं और फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका शोषण किया जाता है। तो आपको मालूम है कि ये जो नक्सलाइट जो हैं, नक्सलवाद जो है भारत में, उसके मूल में यही चीज़ है कि जो आदिवासी लोग हैं वो कहते हैं कि जंगल हमारा है और इस पर हमारा हक है, हमारा घर है, इस पर हमारा हक है, जबकि सरकार कहती है कि भाई पूरा हिंदुस्तान सरकार के कब्जे में है, सरकार के अनुसार चलेगा सभी कुछ। तो यही इसी बात की लड़ाई है। तो यहाँ पर उनका शोषण दिखाया गया है। मैरी ओरान इज़ वन सच विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो मैरी ओरान जो कि मुख्य पात्र है इस कहानी की, वो इसी प्रकार के शोषण का एक शिकार है। डिक्सन एन ऑस्ट्रेलियन प्लांटर एम्प्लॉयज़ एंड एक्सप्लॉयट्स हर मदर। डिक्सन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लांटर था, यानी यहाँ पे पौधे लगाए थे जिसने, वो काम पर रखता है और उसकी माँ का शोषण करता है। हर मदर भिकनी, तो ये नाम आपको याद रखना है। मैरी ओरान की माँ का नाम क्या है, भिकनी। एंड हिज सन हिज सक्सेसर इम्प्रेगनेट्स द वुमन, और उसके बाद जो उसका बेटा आता है वो भिकनी को इम्प्रेगनेट करके जाता है, एंड डिजर्ट्स हर, और उसको छोड़ कर चला जाता है। मतलब कि जो मैरी ओरान है वो एक ऐसी बच्ची है जिसको उसके बाप ने अपना नाम नहीं दिया। तो डेजर्ट सर उसको छोड़ के चला जाता है, एंड रन्स अवे, और भाग जाता है टू हिज ओन लैंड, अपनी मतलब अपने देश भाग जाता है। प्रसाद जी द न्यू ओनर ऑफ द एस्टेट कंटिन्यूज देम इन हिज सर्विस एंड दे रिमेन हिज विलिंग स्लेव्स। तो प्रसाद जी जो कि नए ओनर हैं, नए मालिक हैं ऑफ द एस्टेट, इस संपत्ति के, कंटिन्यूज देम इन हिज सर्विस, वो भी इनको अपनी सेवा में रखते हैं, भिकनी को और भिकनी की बेटी यानी कि मैरी को। एंड दे रिमेन इन हिज विलिंग स्लेव्स, और वो जानबूझकर अपनी इच्छा से उनके गुलाम बने रहते हैं। सेक्शन 2 डील्स विद द लैंडिंग ऑफ तहसीलदार सिंह द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द क्वाइट बट इम्पोवरिश्ड एग्जिस्टेंस ऑफ कुर्दा। तो जो दूसरा भाग है इस कहानी का वो संबंधित है कि तहसीलदार इस गांव में आता है, कुर्दा गांव में, और द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द क्वाइट बट इम्पोवरिश्ड एग्जिस्टेंस ऑफ कुर्दा। तो जो ये शांत प्रिय और लेकिन गरीब क्षेत्र है, और यहाँ आके इसकी शांति को भंग कर देता है तहसीलदार। इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द मेन स्ट्रीम मैकेनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड द टोटल एलिनेशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ द ट्राइब्स।
अब यहाँ से क्या होता है, इट मार्क्स द ऑनसेट, ऑनसेट माने शुरुआत होती है, तो यहाँ से शुरुआत होती है ऑफ द मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम होती है मुख्य धारा, और मैकेनाइज्ड यानी मशीनीकरण, और इंडस्ट्रियलाइज यानी औद्योगिकरण, एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण। तो मशीनों के माध्यम से और औद्योगिकीकरण के माध्यम से इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण शुरू हो जाता है। एंड द टोटल एलिनेशन, और पूरी तरीके से वो एलिनेट हो जाते हैं, यानी जो वो थे उससे परिवर्तित हो जाते हैं। एलिनेट माने होता है किसी चीज़ को विदेशी कर देना, जो पहचाना ना जा सके। और जो रेइफाई का मतलब होता है कोई जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसको सॉलिड मान लेना, यानी अमूर्त को मूर्त मान लेना। ऑफ द ट्राइब्स यानी जो आदिवासी लोग हैं, तो कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से आदिवासी लोगों का जीवन चेंज होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। सेक्शन 3 मार्क्स द डेस्परेशंस ऑफ द ट्राइब्स ऑन देयर बीइंग फोर्स्ड टू रिसोर्ट to violence as the only possible alternative when the system fails in justice। और सेक्शन 3 जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से डेस्परेशन माने निराशा होती है, ऑफ द ट्राइब्स माने आदिवासी लोगों की, ऑन देयर बीइंग फोर्स जब वो बाध्य किए जाते हैं, टू रिसोर्ट टू वायलेंस यानी वो हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं, एज द ओनली पॉसिबल अल्टरनेटिव क्योंकि एक ही संभव विकल्प उनके पास ये बचता है हिंसा। व्हेन द सिस्टम फेल्स इन जस्टिस, जब सिस्टम उनको न्याय नहीं दे पाता, जैसा कि नक्सली लोग कर रहे हैं। देवी, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, इज हियर आउटस्पोकनली critical of the imperialism, the establishment, the bureaucrats and the mainstream social activists। तो देवी यहाँ थोड़ा सा ये गलत दे रखा है। गलत क्या, ऑथर ने ये सोचा होगा कि जो नरेटर हैं वो तो महाश्वेता देवी खुद ही हैं, तो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कहानी में कैरेक्टर नहीं है देवी, लेकिन नरेटर आप कह सकते हैं कि वो कहानी को सुना रही हैं। तो इज़ हियर आउटस्पोकनली क्रिटिकल, वो खुले तौर पर आलोचना कर रही हैं ऑफ द इम्पीरियलिज्म यानी जो अधिनायकवाद है, द एस्टेब्लिशमेंट जो व्यवस्था है, द ब्यूरोक्रेट्स यानी जो अफसरशाही है, एंड द मेन स्ट्रीम सोशल एक्टिविस्ट और जो मुख्य धारा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब की एक आलोचना है। इससे भी ज़्यादा बड़ी आलोचना द्रौपदी जो कहानी है उसमें और बेहतर तरीके से प्रस्तुत की गई है। वहाँ दिखाया जाता है कि पुलिस किस तरीके से अत्याचार करती है ना, तो वहाँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये दिखाया गया है। लेकिन यहाँ भी कम नहीं दिखाया गया, यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया ही गया है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण। तो इस पर अलग से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैरेक्टराइजेशन पर, कि राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टराइजेशन इन द स्टोरी द हंट। तो वहाँ इतना मटेरियल आपके लिए काफ़ी होगा। द हंट बाय महाश्वेता देवी एक्सपोजेज हाउ द ट्राइबल पीपल आर क्लोजली लिविंग विद द नेचर। तो ये कहानी महाश्वेता देवी की बताती है कि जो आदिवासी लोग हैं वो किस प्रकार प्रकृति के साथ रह रहे हैं, घनिष्ठ रूप से रह रहे हैं, विच इज़ प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर देम, जो कि उनको हर चीज़ उपलब्ध करा रही है, एंड कैन ईजिली सर्वाइव विद फॉरेस्ट, और किस प्रकार ये लोग आसानी से वनों के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, एंड एनिमल्स और जानवरों के साथ, बिकॉज नेचर इज़ द वर्ल्ड फॉर देम, क्योंकि प्रकृति ही उनका संसार है। द ट्राइबल पीपल आदिवासी लोग, हु आर द सन्स एंड डॉटर्स, जो कि बेटी बेटे हैं, ऑफ द नेचर प्रकृति के, एंड दे आर स्टिल डिस्टर्ब्ड बाय द सोसाइटी, और उनको फिर भी डिस्टर्ब किया जाता है प्रकृति के द्वारा। The tribal people who feel for their actions and apologize for their ecology because they are inseparable from nature and nature seems to be their mother। आदिवासी लोग who feel for their actions यानी जो भी वो कार्य करते हैं उनको वो अनुभव करते हैं, एंड apologize for their ecology और अपने वातावरण के लिए क्षमा मांगते हैं,
बिकॉज दे आर इंसेपरेबल फ्रॉम नेचर, क्योंकि वो प्रकृति से दूर नहीं रह सकते, एंड नेचर सीम्स टू बी देयर मदर, और प्रकृति उनके लिए माँ जैसी है। मतलब वो अगर प्रकृति को कभी नुकसान पहुंचाते भी हैं तो इसका उन्हें कष्ट होता है। प्रकृति उनकी माँ जैसी है और वो बाहर वालों को नुकसान और नहीं पहुंचाने देना चाहते। यानी जो शहरी लोग हैं वो जब अतिक्रमण करते हैं तो ये जो आदिवासी लोग हैं ये हिंसक हो जाते हैं। ऑल द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम द रियल सोसाइटी विच आर सीन इन आर सोसाइटी, यानी सभी जो पात्र हैं वो वास्तविक समाज से हैं जो कि हमारे समाज में दिखाई देते हैं। सम ऑफ देम आर लॉयल, सम ग्रीडी, सम हैंकरिंग आफ्टर देयर पैशंस एंड सम लिविंग हैंड टू माउथ लाइफ। तो जैसा समाज में होता है कि कुछ लोग तो लॉयल हैं यानी निष्ठावान हैं, सम ग्रीडी कुछ लालची हैं, सम हैंकरिंग आफ्टर देयर पैशंस कुछ अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए घूम रहे हैं, सम लिविंग हैंड टू माउथ लाइफ और कुछ लोग बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल मैरी ओरान, ये एक युवती मैरी ओरान की कहानी है। हु इज़ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ भिकनी, जो कि भिकनी की बेटी है। अ ट्राइबल वुमन, जो कि एक आदिवासी महिला थी। एंड डिक्सन अ वाइट मैन, और एक गोरे आदमी डिक्सन इन दोनों की बेटी है। मैरी इज़ एन अट्रैक्टिव 18 ईयर ओल्ड गर्ल, मैरी एक खूबसूरत 18 साल की लड़की है। हु वर्क्स हार्ड टू अर्न हर लिवलीहुड, जो अपनी जीविका कमाने के लिए कठोर परिश्रम करती है। शी इज़ कॉन्फिडेंट, उसके अंदर आत्मविश्वास है। स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत है। एंड नोज, और वो जानती है हाउ टू कीप अनवांटेड मेल अटेंशन एट बे, कि कैसे अनचाहा जो पुरुषों का ध्यान है उसको कैसे दूर रखा जाए अपने से। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग लैंग्वेज, तो इस पर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द ओरिजिनल टेक्स्ट वॉज प्राइमरीली इन बंगाली, जो मूल टेक्स्ट था वो बंगाली भाषा में था। बट शी इंडिकेट्स सर्टेन वर्ड्स इन द नरेटिव दैट वर इंग्लिश इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं इस कहानी में जो कि मूलतः भी अंग्रेजी में थे। दिस ब्लेंड ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम एन इंडियन ऑथर सजेस्ट दैट द नरेटिव इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कन्फ्यूजिंग heterogeneous heritage one often found in post-colonial societies around the globe। तो ये जो ब्लेंड माने मिश्रण होता है ऑफ लैंग्वेजेस भाषाओं का, तो ये भाषाओं का मिश्रण फ्रॉम एन इंडियन ऑथर, जो कि एक भारतीय लेखिका के द्वारा किया गया है, सजेस्ट, ये ऐसा दर्शाता है दैट द नरेटर इज़ अ प्रोडक्ट, कि जो वर्णन करता है वो एक प्रोडक्ट है, वो निकल कर आया है ऑफ अ कन्फ्यूजिंग हेट्रोजेनियस हेरिटेज। कन्फ्यूजिंग जो असमंजस पैदा करने वाली स्थिति है, और हेट्रोजीनियस जिसमें विविधताएं हैं। होमोजीनियस होता है जो यहाँ एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, वो होमोजीनियस। हेरिटेज माने विरासत, तो जहाँ एक ही जैसे लोग हैं उनकी होमोजीनियस हेरिटेज होती है, एक जैसी विरासत होती है। और हेट्रोजीनियस जहाँ विविधताएं होती हैं, तो विविधताओं वाली विरासत से वो लेखक निकल के आया है। वन ऑफन फाउंड, ऐसे लेखक जो कि अक्सर पाए जाते हैं इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। पोस्ट कॉलोनियल माने उपनिवेशवाद के, जो जैसे अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे ना सारी दुनिया में, तो उपनिवेशवाद के बाद के, है ना, तो उपनिवेश के बाद वाली जो सोसाइटीज़ हैं अराउंड द ग्लोब, पूरे संसार में, तो पूरे संसार में ही ऐसा है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे वहाँ ऐसा भाषाओं का मिश्रण मिलता है। यानी एक तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है और दूसरी अंग्रेज़ी होती है। There is a poignant narrative of the twin exploitation of nature and tribal। और यहाँ बड़ा एक poignant माने मर्मस्पर्शी होता है, नरेटिव माने वर्णन है, ऑफ द ट्विन एक्सप्लॉयटेशन यानी जो दोहरा शोषण है, ऑफ नेचर एक तरफ प्रकृति का शोषण है, एंड ट्राइबल और दूसरी तरफ आदिवासियों का शोषण है, तो दोनों का शोषण यहाँ दिखाया गया है। देवी इलस्ट्रेट्स यानी महाश्वेता देवी दिखाती हैं हाउ द एनवायरनमेंट एज वेल एज द ट्राइबल कंस्टिट्यूट द सबाल्टर्न इन द मॉडर्नाइजिंग पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट, के जो एनवायरनमेंट है एक तो वातावरण और दूसरी तरफ जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, कंस्टिट्यूट माने वो बनाते हैं, मिलकर बनते हैं द सबाल्टर्न। सबाल्टर्न एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है। सबाल्टर्न वो व्यक्ति होता है जो किसी के अधीन है, अपनी बात नहीं कह सकता, जो आज़ाद नहीं है
है ना, जैसे कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं सबाल्टर्न हैं, या फिर जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें शूद्र जो थे वो सबाल्टर्न थे, या फिर सवर्ण और दलित में जो दलित हैं वो सबाल्टर्न कहलाते हैं। यानी जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के अधीन है और अपनी बात नहीं कह पाता, जिसको जो न्याय नहीं प्राप्त कर पाता, वो व्यक्ति सबाल्टर्न होता है। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट अपने बोल नहीं सकता कि भाई मेरा शोषण मत करो, पेड़ मत काटो, नदियों को गंदा मत करो, तो एनवायरनमेंट यहाँ सबाल्टर्न है। और दूसरा ट्राइबल्स जो आदिवासी लोग हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, वो भी अपने शोषण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, नहीं लड़ पा रहे, तो ये इसीलिए इन दोनों का शोषण हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर सबाल्टर्न हैं। इन द मॉडर्नाइजिंग पैराडाइम्स, यानी जो आधुनिक युग के पहलू हैं ऑफ डेवलपमेंट माने विकास के, तो आधुनिक युग में विकास तो हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रकृति का दोहन हो रहा है और जो आदिवासी लोग हैं उनका भी शोषण हो रहा है। आप देख रहे हैं समाज में हर जो ऊपर का तबका है वो नीचे वाले वर्ग का शोषण कर ही रहा है। फिर है सेटिंग इस कहानी की, यानी किस एरिया में, किस तरीके के वातावरण में ये सेट है कहानी। तो सेटिंग पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। द हंट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओरेगन गर्ल नेम्ड मैरी ओरान। यहाँ थोड़ी सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ जी नहीं आएगा। आपने स्टोरी पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपने देखा था ना वहाँ पे स्पेलिंग ORAON है ना। मैरी ओरान की कहानी है। द स्टोरी इज़ सेट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पलामू इन बिहार। देखिए, आप बेहतर ये रहेगा कि ये जो टेक्स्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपके पास भी होगा, तो यहाँ जो शुरुआत थी इस टेक्स्ट की वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर दें, है ना। गोमो डाल्टनगंज, द प्लेस इज़ ऑन द गोमो डाल्टनगंज, ये शुरुआत थी यहाँ से, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन शुरुआत का दे दें, तो यही सेटिंग है ना, कुर्दा स्टेशन और ये सारा। तो जो पहला पैराग्राफ है कहानी का, ये इसकी सेटिंग बनाता है, ठीक है। तो ये आप दे दीजिएगा, पहला पेज या पहला पैराग्राफ, तो वो आपका सेटिंग बेहतर ढंग से वहाँ पर होगा। द स्टोरी सेट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पलामू इन बिहार, तो बिहार के पलामू ज़िले में ये सेट करी गई है कहानी। विच इज़ रिगार्डेड बाय महाश्वेता देवी एज द मिरर ऑफ ट्राइबल इंडिया, जिसको महाश्वेता देवी के द्वारा आदिवासी भारत का आईना कहा गया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द नैरेटिव, यानी कहानी जहाँ से शुरू होती है, द रीडर्स बिकम फेमिलियर विद द जियोग्राफिकल लोकेल ऑफ द स्टोरी, तो जो पाठक हैं वो परिचित होते हैं इस कहानी की भौगोलिक स्थिति से, है ना। ज्योग्राफिकल माने भौगोलिक, लोकल माने वहाँ का जो सिचुएशन है, लोकेशन है। द प्लेस इज़ ऑन द गोमो डाल्टनगंज लाइन, तो शुरुआती यहाँ से होती है ना। ये पहला सेंटेंस है, द प्लेस इज़ ऑन द गोमो डाल्टनगंज लाइन। दो द विलेज कुर्दा इज़ एन एबेंडेंड आउट स्टेशन, तो ये जो गांव है कुर्दा, ये एबेंडेंड आउट स्टेशन है, यानी यहाँ पर अब ट्रेन नहीं रुकती है, पहले रुका करती थी। टोरी इज़ अ रिलेटिवली बिग स्टेशन वेयर ऑल द ट्रेन्स स्टॉप, तो यहाँ से थोड़ा आगे जो टोरी जगह है वो बड़ा स्टेशन है और वहाँ पर सारी ट्रेन्स रुकती हैं। During the colonial period, railway were the only fruitful medium of connecting the whole rural India under the common platform of commercial development, which rendered the British richer and native poorer. तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो औपनिवेशिक काल था उसके दौरान, रेलवे वर द ओनली फ्रूटफुल मीडियम, यानी रेलवे ही एकमात्र फलदायी माध्यम था, ऑफ कनेक्टिंग माने जोड़ने का, द होल रूरल इंडिया, पूरे ग्रामीण भारत को, अंडर द कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट, यानी जो कमर्शियल विकास था, यानी जो औद्योगिक विकास था, उस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का एकमात्र माध्यम रेलवे था। विच रेंडर्ड द ब्रिटिश रिचर, अब इस माध्यम ने, यानी रेलवे के माध्यम से आसानी से सामान इधर से उधर चला जाता था,
तो इसके माध्यम से ब्रिटिश तो रिचर होते गए, वो तो और ज़्यादा अमीर होते गए, एंड द नेटिव पुअर, और जो यहाँ के रहने वाले गरीब लोग थे वो और पुअरर यानी और ज़्यादा गरीब होते गए। तो ये एहसान जताते हैं ना कि अंग्रेज़ के भाई हमने आपको रेलवे लाइन दी, वरना आपके यहाँ कहाँ रेलवे लाइन थी। तो रेलवे लाइन उन्होंने हमारे लिए नहीं दी थी, हमारे विकास के लिए नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि यहाँ से जितना भी माल है, कच्चा माल, आसानी से वहाँ तक पहुँच सके, यानी पानी के जहाज़ों के माध्यम से जाता था। तो जहाँ पानी के जहाज़ जहाँ खड़े होते हैं वहाँ तक पहुँच सके आसानी से कच्चा माल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस अर्ज इज़ लिटरली एन अपील टू द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑल द, यानी ये एक अपील है लेखिका की, एक प्रार्थना है गवर्नमेंट से यानी सरकार से, और साथ ही ऑल द सारे कैपिटलिस्टिक एजेंसीज यानी जितनी भी पूंजीवादी संस्थाएं हैं, टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ द रेजिड ऑफ द अर्थ, कि वो हर प्रकार का ये विकास और इंटरवेंशन जो दखलंदाजी है जो इन लोगों की, इन गरीब लोगों की ज़िंदगी में कर रहे हैं उसको रोकें, सो दैट दे कैन कीप देयर कल्चर, नेचर एंड एंसेस्ट्रल लीगेसीज इंटैक्ट, ताकि वो अपनी संस्कृति को और अपने पूर्वजों की विरासत को इंटैक्ट माने सुरक्षित रख सकें। फिर है नैरेटिव टेक्निक, यानी वर्णन की जो तकनीक है कौन सी अपनाई गई है। द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड इन अ मिक्स्ड नैरेटिव फॉर्म, तो ये कहानी एक मिश्रित रूप से वर्णन किया गया है, इस कहानी को सुनाया गया है। देयर इज़ ऑथोरियल इंट्रूजन, यानी ऑथोरियल इंट्रूजन से आप परिचित होंगे, उस पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है। यानी जब ऑथर खुद आके बोलता है बीच बीच में, तो वो ऑथोरियल इंट्रूजन होता है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर उस शब्द से परिचित होना चाहते हैं तो। और मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी हैज़ बीन नरेट, यहाँ देखिए बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी हैज़ बीन नरेट्स थ्रू द थर्ड पर्सन नरेशन, बहुत गलत सेंटेंस है। तो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी हैव बीन नरेटेड आएगा, है ना, ज़्यादातर घटनाएं उनका वर्णन किया गया है थ्रू द थर्ड पर्सन नरेशन, यानी तृतीय व्यक्ति के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा। द स्टोरी प्रोग्रेसेस विद कैरेक्टर्स स्पीकिंग देयर पार्ट्स हिदर एंड थिदर, जब कहानी आगे बढ़ती है तो जो कुछ पात्र हैं वो अपने अपने पार्ट्स बोलते हैं, यानी कई सारे डायलॉग्स आपको मिलेंगे, है ना। मैरी अपना डायलॉग बोलती है और जो पात्र हैं वो अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर कहानी तो नरेट की गई है थर्ड पर्सन में, और बाकी बीच बीच में डायलॉग्स हैं। द होल स्टोरी कीप्स द रीडर्स एंगेज्ड, लेकिन कहानी बहुत रोचक है और पूरी कहानी में पाठक बंधे रहते हैं। लंबी है हालांकि कहानी, मेरा ही वीडियो 2-2.5 घंटे का है, लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब देखते हैं थीम्स। इस पर भी अलग से क्वेश्चन आता है थीम्स पर। अभी जैसे हमने क्वेश्चंस देखे थे पहले, तो अब यहाँ पर जो थीम्स बताई जाएंगी उनको फिर आप अलग से हेडिंग बना लीजिएगा अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन केवल थीम्स पर आता है तो। द हंट इज़ अ रिमार्केबल स्टोरी इन इट्स ओन राइट, यानी ये अपने तरीके की उल्लेखनीय कहानी है। द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी आर, जो मुख्य विषय वस्तु हैं इस कहानी की, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये एक हेडिंग बना लीजिएगा आप और इसमें 3-4 सेंटेंसेस लिख दीजिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, नदियाँ और पर्यावरण ये सब प्रदूषित हो रहे हैं। तो ये सब 3-4 सेंटेंस लिख दीजिएगा और इसको हेडिंग बना लीजिएगा। पॉवर्टी, ये एक थीम है, गरीबी, यानी गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, यानी आज़ादी के बाद भी देश में इतने गरीब अभी भी हैं। तो ये जो खाई है गरीब और अमीर के बीच की कभी नहीं पड़ती है, चाहे देश आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खाई हमेशा बनी रहती है। तो इस तरीके से पॉवर्टी को एक आप हेडिंग बना के उसमें 4 सेंटेंस लिख दीजिएगा। फिर डिलीजेंस, डिलीजेंस मेहनत होती है, इसको आप एक हेडिंग बना लीजिएगा। कमिटमेंट, कमिटमेंट होता है मतलब कहते हैं ना, मैंने कमिटमेंट कर ली तो अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब कि एक वादा होता है अपने आप से, एक निष्ठा होती है।
तो जैसे जो ट्राइबल्स हैं वो नेचर के प्रति कमिटेड हैं, है ना, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, हिंसा का रास्ता भी अपनाते हैं। तो कमिटमेंट को एक हेडिंग बना के ये आप लिख दीजिएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्रोटेस्ट, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण थीम है वो है प्रोटेस्ट, माने इन सब का विरोध, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा इस शोषण का विरोध। इट ब्रिंग्स टू लाइट हाउ मेन स्ट्रीम ऑथोरिटेटिव फिगर्स लाइक तहसीलदार सिंह सीक टू टेक एडवांटेज ऑफ द सबाल्टर्न्स। तो ये कहानी हमारे सामने ये लाती है, इट ब्रिंग्स टू लाइट माने ये हमें दिखाती है कहानी हाउ कि कैसे मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा के ऑथोरिटेटिव फिगर्स यानी जो ताकतवर लोग हैं लाइक तहसीलदार सिंह जैसे लोग सीख यानी कोशिश करते हैं टू टेक रिवेंज फ़ायदा उठाने का ऑफ द सबाल्टर्न्स, सबाल्टर्न यानी वही दबे कुचले लोगों का। However, किंतु it is different in its treatment of the theme of subjugation as it showcases the protagonist not as a victim who is wronged but as a survivor who fights all odds and takes control of her life। लेकिन ये कहानी इस बात में अलग है क्योंकि यहाँ जो थीम है वो है तो सब्जुगेशन की, यानी दबाना लोगों को और उन पर अत्याचार करना, लेकिन यहाँ जो कैरेक्टर मैरी उरान है उसको दिखाया गया है कि कैसे वो अपने आप को बचाती है शिकार होने से, है ना, टेक्स कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, और वो अपने जीवन पर नियंत्रण कर लेती है, वो सर्वाइवर है। एक एक शब्द आप देखना चाहें तो देख लीजिए। हाउएवर किंतु इट इज़ डिफरेंट, ये कहानी अलग है इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द थीम, यानी जिस तरीके से इसमें विवेचना की गई है विषय वस्तु की, ऑफ द सब्जुगेशन माने अत्याचार की। एज इट शोकेसेस जैसा कि ये कहानी दिखाती है द प्रोटेगोनिस्ट मुख्य पात्र को, नॉट एज अ विक्टिम कि वो शिकार नहीं है, हु इज़ रॉन्ग्ड जिसके ऊपर गलत किया जाए, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाए, बट एज अ सर्वाइवर बल्कि वो एक सर्वाइवर है जो अपने आप को बचाती है, हु फाइट्स जो लड़ती है, ऑल ऑड्स यानी सारी समस्याओं से, सारी बुराइयों से, सारे अत्याचारों से, एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ हर लाइफ और अपने जीवन पर नियंत्रण कर लेती है। मैरी ट्रांसग्रेसेस जेंडर रोल्स एंड एमर्जेस एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। तो मैरी अपने जो जेंडर रोल्स होते हैं यानी कि जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर हैं, वो सिर्फ शिकार बनती हैं, शिकार करती नहीं हैं, तो अपने इस रोल से मैरी बाहर निकलती है और वो एमर्जेंस माने निकलकर सामने आती है एज अ स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर और इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर महिला के रूप में। Her quest for identity finally comes to a fruitful end when she decides to elope with जालिम। तो उसका जो क्वेस्ट यानी उसकी जो तलाश है फॉर आइडेंटिटी माने पहचान के लिए, फाइनली कम्स टू अ फ्रूटफुल एंड, अंत में उसकी इस तलाश को एक फलदायक अंत मिलता है व्हेन शी डिसाइड्स जब वो निश्चय करती है टू इलोप विद जालिम, जालिम के साथ भागने का। द हंट मे बी रिगार्डेड एज अ माइक्रोकोज्म फॉर द मैक्रोकोज्म, यानी ये जो द हंट है, जो शिकार है जो उसने किया मैरी ने, यानी मैरी के ऊपर जो व्यक्ति अत्याचार करने वाला था उसको, उसका शिकार उसने खुद कर दिया, जबकि वो मैरी का शिकार करने वाला था, उससे पहले मैरी ने उसका शिकार कर दिया। तो ये दर्शाती है, मे बी रिगार्डेड, इसको माना जा सकता है एज अ माइक्रोकोज्म कि ये एक छोटा नमूना है, फॉर द मैक्रोकोज्म माने विशाल, जो विशाल स्तर पर जो ऐसा काम हो सकता है। अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ऐसा आईना है जो कि प्रतिबिंबित करता है द ट्रांसफॉर्मेशन माने परिवर्तन को, इन जेंडर रोल्स इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी आधुनिक समाज में जो जेंडर रोल है, जो लिंग यानी स्त्री और पुरुष की जो भूमिकाएं हैं उनमें कैसे परिवर्तन आ रहा है, इस आईने को वो दिखाता है, ये कहानी दिखाती है। The story thus becomes a celebration of traditions that is compellingly relevant in contemporary times as well। तो ये कहानी उन ट्रेडिशंस को, उन परंपराओं को मनाती है, उनका उत्सव दिखाती है जो कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी, यानी जो आधुनिक काल है उस समय भी वो रेलिवेंट हैं, प्रासंगिक हैं। द स्टोरी इंस्पायर्स वीमेन टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लाइव्स, ये कहानी महिलाओं को सिखाती है कि वो खुद अपने जीवन पर नियंत्रण रखें, एंड नो लॉन्गर
cater to the stereotypical image of a damsel in distress। और वो जो स्टेरियोटिपिकल इमेज बनी हुई है, जो परंपरागत एक तस्वीर बनी हुई है महिलाओं की कि डैमसेल इन डिस्ट्रेस यानी जो महिला है वो परेशानी में है, लड़की परेशानी में है, तो उस इमेज से बाहर निकलें, यानी अत्याचार सहने के लिए ही महिलाएं बनी हैं, पुरुषों के द्वारा शिकार किए जाने के लिए ही लड़कियां बनी हैं, इस टिपिकल इमेज से वो बाहर आएँ, बल्कि खुद ही पुरुषों का इस तरीके से वो शिकार कर सकते हैं। अगर कोई उन पर बुरी दृष्टि रखता है तो इस तरीके से वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं, ये दिखाती है कहानी। द स्टोरी हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स कॉलोनाइजेशन हैड ऑन द रीजन। तो ये कहानी रिप्रेजेंट करती है यानी प्रदर्शित करती है ऑफ द कल्चरल यानी सांस्कृतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक इफेक्ट्स माने प्रभाव, कॉलोनाइजेशन जो उपनिवेशवाद ने हैड ऑन द रीजन इस क्षेत्र पर डाले। और फिर कंक्लूजन देखिए, दस द स्टोरी इज़ रिमार्केबल, इस प्रकार कह सकते हैं कि ये कहानी उल्लेखनीय है। फॉर इट्स सब्जेक्ट मैटर, अपनी विषय वस्तु के लिए, नरेशन अपनी वर्णनात्मक शक्ति के लिए, कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण के लिए, थीम्स विषय वस्तु के लिए, एंड सेटिंग और अपनी सेटिंग के लिए। देयर इज़ अ रियलिस्टिक टच इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं इस कहानी के, उनमें एक रियलिस्टिक माने वास्तविक टच है, स्पर्श है, वास्तविकता का स्पर्श है। महाश्वेता हैज़ रिमार्केबली प्रेजेंटेड यानी महाश्वेता देवी ने बड़े उल्लेखनीय ढंग से प्रस्तुत किया है द मॉरलिटी नैतिकता को, थिंकिंग आइडियोलॉजी यानी सोच विचार है, विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है, एंड अप्रोच ऑफ द अपर क्लास पीपल और जो उच्च वर्ग के लोगों का अप्रोच है, उनका दृष्टिकोण है, वो भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इट कैन बी कॉल्ड होना चाहिए, बी और लगा लीजिएगा, इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल टेक्स्ट, इसको उपनिवेशवाद के विरोधी टेक्स्ट कहा जा सकता है, रचना कहा जा सकता है। इवन आफ्टर ट्रांसलेशन इनटू द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज यानी जो उपनिवेशवादी थे यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्हीं की खुद की भाषाओं में ट्रांसलेट होने के बाद भी ये उन्हीं के खिलाफ है कहानी, बिकॉज इट्स ओरिजिनल फॉर्म प्लेज ऑन अ हाइब्रिड ऑफ बंगाली एंड इंग्लिश टू रीगेन कमांड फ्रॉम द कॉलोनाइज़र। क्योंकि इसकी जो ये मूल कहानी है उसमें बंगाली और अंग्रेज़ी भाषा दोनों का एक मिश्रण है, जैसे कि उपनिवेशवादियों से, अंग्रेज़ों से कमांड छीन लिया हो, रेगन माने प्राप्त कर लिया हो, कमांड माने ताकत, कंट्रोल प्राप्त कर लिया हो इंडियंस ने, तो ऐसा ये कहानी दर्शाती है। और अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए। महाश्वेता देवी वॉज बोर्न इन, महाश्वेता देवी का जन्म कब हुआ था? 1926 में 14 जनवरी, है ना। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राइटर के जन्म का और मृत्यु का। महाश्वेता देवी वॉज बोर्न एट, महाश्वेता देवी का जन्म कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। फिर महाश्वेता देवी मूव्ड टू आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का बंटवारा हो गया तो महाश्वेता देवी कहाँ आ गई? वो कैलकाटा आ गई। फिर महाश्वेता देवी फिनिश्ड एमए इंग्लिश उन्होंने कहाँ से किया? कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया। फिर महाश्वेता देवी वॉज मैरिड ऑन 27 फरवरी 1947, तो उन्होंने 27 जनवरी 1947 को किससे विवाह किया? बिजन भट्टाचार्य से विवाह किया। इनसे इनका एक पुत्र भी है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं ना, जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, अक्सर उनकी पर्सनल लाइफ बड़ी उथल पुथल से भरी होती है, उनकी मैरिड लाइफ बड़ी उथल पुथल से भरी होती है। तो ऐसा ही कुछ महाश्वेता देवी के साथ भी हुआ। इन्होंने बिजन भट्टाचार्य से शादी की लेकिन वो चल नहीं पाई, बेटा हुआ एक, उसके बाद इनका तलाक हो गया बिजन भट्टाचार्य जी से। फिर उन्होंने असित गुप्ता से शादी की लेकिन यहाँ भी नहीं चली उनकी शादी। तो पहली शादी उनकी बिजन भट्टाचार्य से हुई थी सन 1947 में। फिर महाश्वेता देवी वॉज मैरिड टू, फिर उनकी असित गुप्ता जी से शादी हुई थी 1962 में, और मतलब बिजन भट्टाचार्य जी को तलाक दे दिया था और 1962 में फिर उन्होंने शादी कर ली असित गुप्ता जी से। फिर महाश्वेता देवी गॉट
साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1979, तो 1979 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। फिर 8th क्वेश्चन देखिए, महाश्वेता देवी गॉट पद्मश्री अवार्ड, इनको मिला था 1986 में पद्मश्री मिला था, ये नोट कर लीजिएगा कब मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महाश्वेता देवी गॉट पद्म विभूषण अवार्ड इन 2006, तो 2006 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। फिर महाश्वेता देवी डाइड ऑन, मृत्यु उनकी कब हुई, 28 जुलाई 2016 को, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु डज़ मैरी विश टू वेड, यानी मैरी किससे शादी करना चाहती है, तो वो जालिम से शादी करना चाहती है। फिर 12th क्वेश्चन देखिए, whom does मिसेस प्रसाद सेलेक्ट एज अ ग्रूम फॉर मैरी, यानी मिसेस प्रसाद दूल्हे के रूप में किसको चुनती हैं मैरी के लिए, तो वो द गार्डनर सन, यानी अपने माली के बेटे को चुनती हैं कि भाई इससे शादी कर ले। लेकिन मैरी कहती है अच्छा ये आपका प्लान है कि मुझे भी यहाँ गुलाम बना के रख लो, तो वो मना कर देती है। फिर व्हाट डज़ मैरी गिफ्ट जालिम, मैरी जालिम को उपहार में क्या देती है, तो वो एक कलर्ड कॉटन वेस्ट देती है, यानी एक रंगीन सूती वेस्ट में बनियान देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट वेपन डज़ मैरी यूज़ टू डिफेंड हर सेल्फ, मैरी अपनी रक्षा के लिए क्या हथियार प्रयोग करती है, तो वो माचे का प्रयोग करती है, तो इसका सही जवाब है डी। फिर हु वॉज द मिडल मैन इन चार्ज ऑफ द कटिंग द साल ट्रीज ऑफ प्रसाद जीज टेराइन, तो प्रसाद जी के जो क्षेत्र है वहाँ से साल पेड़ों को काटने का जो चार्ज था जिस मिडल मैन पर, जिस बिचौलिए पर, वो कौन था, तहसीलदार था। फिर व्हाट डज़ कलेक्टर सिंह गिफ्ट मैरी, कलेक्टर सिंह मैरी को क्या गिफ्ट देता है, तो वो एक साड़ी गिफ्ट देता है, सही जवाब भी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल विच मैरी एंड हर ट्राइब सेलिब्रेट इन द टेक्स्ट, तो इस कहानी में मैरी और उसका जो आदिवासी समाज है वो कौन सा उत्सव मना रहा है, त्यौहार मना रहा है, तो उस त्यौहार का नाम जानी पर्व है। फिर विच एनिमल क्रॉसेस मैरीज पाथ ऑन हर वे टू मीट द तहसीलदार, तो कौन सा जानवर मैरी का रास्ता काटता है जब वो तहसीलदार से मिलने जा रही होती है, तो ये हैजहॉग एक से ही है जो उसका रास्ता काटती है। फिर ये 2 अवार्ड के नाम और लिख लीजिएगा आप लोग, जो कि महाश्वेता देवी जी को मिले हैं। रेमन मैग्सेसे से यहाँ आया नहीं कहीं कि कब मिला, तो ये 97 में रेमन मैग्सेसे से मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 96 में मिला था। तो ये दोनों पुरस्कार और उनको मिले हैं जो कि यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नहीं पूछे गए, ये दोनों आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये एक और दूसरी किताब है, उसमें और देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे लेकिन कुछ अलग भी हैं। द हंट वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो ये तो बंगाली भाषा में लिखी गई थी, इससे तो आप परिचित ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द हंट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट को गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया था। फिर 3rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द हंट, तो हंट कहानी का जो मूल टाइटल था, शीर्षक था, वो शिकार था। द हंट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन, तो द हंट कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1995 में। द हंट वॉज रिटन बाय, तो द हंट कहानी को महाश्वेता देवी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द हंट, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर द हंट कहानी में नहीं आता। देखिए आप लोग समरी पढ़ लेते हैं, और समरी में क्या होता है, सारे कैरेक्टर्स का भी नाम नहीं आता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप डिटेल्ड स्टडी कीजिए। जितना मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है, तो कम से कम जो स्टोरीज़ मैंने पूरी अपलोड की हैं उनको तो आप एक बार पढ़ लीजिए। अब ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने कहानी पढ़ी होगी, है ना। तो इसमें जो कैरेक्टर है बाबू, ये इस कहानी में नहीं है, और बाबू आपको याद है किस कहानी में था, ये अमृतसर आ गया कहानी में था, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वहाँ पर, तो यहाँ सही जवाब होगा इसका बाबू। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द हंट टॉक्स ऑफ द लाइफ ऑफ,
तो द हंट कहानी किसके जीवन की बात करती है? तो वो ट्राइबल्स के लाइफ की बात करती है, आदिवासी लोगों के जीवन की बात करती है, तो ये ए होगा जवाब। मैरी ओरान इज़ एन इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ, तो मैरी ओरान एक इलेजिटिमेट बेटी है, यानी जो वैवाहिक संबंधों से पैदा नहीं हुआ बच्चा उसको इलेजिटिमेट कहा जाता है। हालांकि भारत का सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि बच्चा कभी इलेजिटिमेट नहीं होता, माँ बाप के संबंध इलेजिटिमेट होते हैं। तो वो एक वाइट मैन, एक गोरे आदमी की बेटी है जिसने अपना नाम नहीं दिया उसको। विच ट्री हैज़ बीन मैंशनड इन द हंट, तो द हंट कहानी में किस पेड़ का जिक्र है? तो उसमें साल के पेड़ों का जिक्र है, साल के पेड़ हैं जिनकी कटाई हो रही है। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, द हंट वॉज पब्लिश्ड इन, तो द हंट कहानी जिस संग्रह में प्रकाशित हुई थी उस संग्रह का नाम था इमेजिनरी मैप्स। ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको यही कहूँगी कि वो दूसरा वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा द हंट कहानी का, जिसमें मैंने पूरी कहानी पढ़ाई है। और तब तक के लिए धन्यवाद।